हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने कंप्यूटर साइंस कोर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था टोकन्स के बारे में। ठीक है, टोकन के बारे में पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था, टोकन्स का। और टोकन्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई? टोकन्स के अंदर हम लोगों ने दो चीजों के बारे में पढ़ा था। पहली जो चीज थी वो था कीवर्ड्स, ठीक है, और कीवर्ड्स के बाद दूसरा चीज हमने जो पढ़ी थी वो था आइडेंटिफायर। ठीक है जी। तो हम लोगों ने अभी तक टोकन से रिलेटेड दो चीजें पढ़ ली थी, जो कि था कीवर्ड और दूसरा था आइडेंटिफायर। तो आज जो है हम टोकन से रिलेटेड, जो बेसिकली अब हमारे पास टोटल जो है वो 5 तरह के टोकन्स हैं, तो हमने 2 तो पढ़ लिए। अब जो तीसरे टाइप का टोकन है, अब हम जरा उसको पढ़ने के जा रहे हैं। ठीक है जी। तो चलिए, अब जो हमारा थर्ड टाइप का टोकन है उसको हम देखना शुरू करते हैं। और आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे अपने तीसरे टोकन से। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो तीसरा टोकन है उस टोकन को हम लोग कहते हैं लिटरल। ठीक है जी। अच्छा, अब दिमाग में आया कि लिटरल की डेफिनेशन क्या है, जरा वो भी सुन लें। अब देखिए, लिटरल की डेफिनेशन क्या है? द फिक्स्ड वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल is known as literal. The fixed value assigned to a variable is known as literal. अब जरा एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे। अब जैसे क्या मतलब हुआ फिक्स्ड वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल? जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, और यहां मैं लिख देता हूं 50। ठीक है, क्या लिख देता हूं मैं? 50। तो अब बेसिकली ये जो 50 है, ठीक है, ये जो 50 आपको दिख रहा है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो ए में असाइन हो रही है। ठीक है, ये जो 50 है ये क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यू है जो ए में असाइन हो रही है। तो भैया ये जो 50 है ये क्या कहलाएगा? ये 50 जो है ये हमारा कहलाएगा लिटरल। ठीक है, तो लिटरल का मतलब हो गया वो फिक्स्ड वैल्यू जो असाइन करी जाती है वेरिएबल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं लिटरल। तो चलिए, अब हम ये जानना चाहेंगे कि भैया जो हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इस पाइथन लैंग्वेज के अंदर यार कौन कौन से टाइप के लिटरल दे रखे हैं भाई? ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो ये है कि भाई टाइप्स ऑफ लिटरल को समझना है हमने। ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ लिटरल्स को जानने से पहले कि भाई कौन कौन से टाइप के लिटरल्स हो सकते हैं इसके अंदर, उसके लिए हमें एक टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है डेटा टाइप। ठीक है, तो पहले हमें थोड़ा सा डेटा टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। जब डेटा टाइप के बारे में जान लेंगे तब हम जान पाएंगे कि किस किस प्रकार के लिटरल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह कि यार ये डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप का क्या मतलब है? अब देखिए, डेटा टाइप का क्या मतलब है उसको समझते हैं थोड़ा सा हम यहां पे। डेटा टाइप का मतलब है द टाइप ऑफ वैल्यूज, ठीक है, द टाइप ऑफ वैल्यूज सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस प्रकार की वैल्यूज को सपोर्ट करता है, दैट इज नोन एज द डेटा टाइप। यानी कि टाइप ऑफ वैल्यूज सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किस किस प्रकार की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? डेटा टाइप के द्वारा। ठीक है, यानी डेटा टाइप के द्वारा हम ये जान पाएंगे कि यार हम पाइथन नाम की लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो पाइथन नाम की लैंग्वेज जो है वो किस किस तरह के डेटा को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अब हमने जानना है डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पाइथन के अंदर। तो चलिए, अब जरा डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं पाइथन में हमारे लिए। तो अब मैं यहां पे एक डेटा टाइप्स की पहले एक चार्ट बना रहा हूं।
ठीक है, जिससे आपको यह पता लगेगा कि पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, या ये कह लीजिए हमारे कोर्स करिकुलम के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो पहले हम यहां पे हमारे पास एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिक। इस न्यूमेरिक कैटेगरी के अंदर बड़े सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले मैं आपको एक पूरा डायग्राम बना के ना डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं एक बार वो बता रहा हूं, देन उन डेटा टाइप्स के अंदर जो चीजें हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, तो पहले यहां पे आ रहा हमारे पास इंटीजर। ठीक है, अच्छा, इंटीजर्स के अंदर हमारे पास एक आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हमारे पास आएगा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, और एक और होगा हमारे पास जिसको हम कहते हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर हमारे पास 3 तरह के नंबर सिस्टम आ गए, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक के अंदर एक और कैटेगरी आएगी जिसको हम कहेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, और इसके बाद एक और कैटेगरी आएगी हमारे पास, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जैसे हमने न्यूमेरिक के अंदर ये सारी कैटेगरी देख ली, न्यूमेरिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी। ठीक है जी, अब नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी के अंडर हमारे पास ऑप्शन आता है दैट इज बूलियन। ठीक है, अभी मैं इन सारे टाइप्स को एक एक करके समझाऊंगा अभी, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया ये क्या क्या चीजें लिख दी अजीब अजीब सी। ठीक है, तो अभी बस एक डायग्राम बना के एक प्रॉपर एक डेटा टाइप का पूरा एक पैटर्न आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके अलावा तीसरा हमारे पास एक आता है नन। डेटा टाइप्स में आगे एक कैटेगरी बनती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस नाम की कैटेगरी के अंडर हमारे पास आता है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास लिस्ट और टपल। अच्छा, कई लोग उसको टपल, कई उसको ट्यूपल कहते हैं, तो आप टपल ट्यूपल में परेशान ना होना, ये एक ही चीज है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप दे रखा है हमारे पास जिसका नाम क्या है, मैपिंग। ठीक है, और मैपिंग के अंडर हमारे पास है डिक्शनरी। ठीक जी, अच्छा, एक और टाइप भी आता है यहां पे सेट्स का, लेकिन मैं अभी उसको मेंशन नहीं कर रहा। सीधी सी बात है भाई, तुम्हारे कोर्स करिकुलम के अंदर जो जो टाइप्स दे रखे हैं हम सीधा सीधा उन टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट्स इट। ठीक जी, तो ये आपका एक डेटा टाइप का पूरा एक चार्ट बना दिया मैंने। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो आपको पाइथन लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे डेटा टाइप्स को ध्यान से देख लेना, हम इन सारे डेटा टाइप्स को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, और इसी में हमारे टाइप्स ऑफ लिटरल भी छुपे हुए हैं, यानी कि जितने टाइप के डेटास हम पाइथन में अलाउड करते हैं उतने ही टाइप के लिटरल्स भी हमारे होते हैं। वो क्या है, अभी थोड़ा एग्जांपल करते हैं ही हमें ये बात को समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये एक डेटा टाइप का जो डायग्राम है ये अपनी रजिस्टर में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, नाउ आगे करते हैं। अब वन बाय वन हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े उन सारे डेटा टाइप्स को हमें समझना है। तो पहला जो है हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी आ रही थी वो थी हमारी न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा। अच्छा, जब हम बात करें न्यूमेरिक डेटा की तो देखो न्यूमेरिक डेटा के अंदर हमारे पास इंटीजर्स था। ठीक है, अब ये जो इंटीजर्स है, ठीक, इस इंटीजर का मतलब है पहला, इसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिक डेटा में जो आया था वो इंटीजर्स ही है ना। इंटीजर्स मतलब मैं ऐसे डेटा की बात कर रहा हूं जिसमें डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं है, विदाउट डेसिमल। ठीक है, पहली बात विदाउट डेसिमल होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स सारे इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लो इसको हिसाब से अगर इंटीजर को मैं डिफाइन करना चाहूं तो क्या डिफाइन कर सकूंगा इंटीजर को, तो देखो इंटीजर का मतलब ही यहां पे ये हो गया कि भाई पहली बात ये क्या है, सारे होल नंबर्स हैं यानी बिना डेसिमल के हैं, और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के डेटा अलाउड होते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इंटीजर्स में पहली कैटेगरी मैंने देखी थी यहां पे, जिसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे ये नंबर सिस्टम का टॉपिक आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट अभी इसको थोड़ा हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि भैया ये नंबर सिस्टम समझा रहा हूं तो ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आप कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। वो डेटा 0 से लेकर 9 डिजिट्स, 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक में कॉम्बिनेशन से बनना चाहिए। तो अब जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 25, ठीक है, तो ये a इज इक्वल टू 25 क्या है, ये 2 भी देखो 0 से 9 के बीच में आ रहा है, 5 भी 0 से 9 के बीच में आ रहा है। तो ये जो 25 हमारा यहां बन के तैयार हुआ, ये 25 क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा लिटरल। और फिर फिलहाल इसको हम यही कहेंगे कि भैया ये क्या है, इंटीजर लिटरल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहां पे एक और नंबर सिस्टम था, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब यहां देखो कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर आप जो अलग अलग नंबर सिस्टम्स हैं, उन नंबर सिस्टम से रिलेटेड डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब पाइथन में जो बेसिकली जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसमें आपको 0 से लेकर 7 तक बस इतने ही डिजिट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर सिर्फ 7 तक ये डिजिट्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहां पे, अब मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 35। अब मैंने बोला जी ये ऑक्टल डेटा है, पर हमने कहा कि भाई साहब इसको ऑक्टल कैसे कह दिया। अब यार ये 3 है, वो भी 0 to 9 में भी आता है, 5 है, वो भी 0 to 9 में भी आता है, तो यार ये डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ ना। हाँ, ऑब्वियस बात है यार, ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन हमने कहा कि यार फिर डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कि सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि यार यूजर ने ये जो डेटा दिया है मुझे इसे एज अ डेसिमल नंबर सिस्टम वाला ट्रीट करना है या ऑक्टल नंबर सिस्टम में ट्रीट करना है। तो देखो जी, जब कभी आपको ऑक्टल नंबर में डेटा आपको देना होगा तो आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे। अब कैसे लिखोगे यहां समझेंगे जरा। अगर मुझे अपना डेटा ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना है तो पहले मैं लिखूंगा 0, फिर O, और उसके बाद जो भी नंबर देना है वो दे दो। जैसे मैंने लिख दिया 35, तो ये हो गया 0O35। तो सिस्टम इस नंबर को आराम से एक्सेप्ट करेगा और इसको क्या ट्रीट करेगा भाई, लिटरल ही ट्रीट करेगा, ठीक है। कौन से कैटेगरी का लिटरल होगा, इंटीजर लिटरल ट्रीट होगा। और इंटीजर लिटरल में भी अगर हम सब पार्ट देखें तो ये ऑक्टल सिस्टम का है, ठीक है। जैसे यहां पे इसने इंटीजर ट्रीट किया, लेकिन कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम का, ठीक। तो अगर सपोज मान लो आप कोई ऑक्टल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसे अब देखो यहां पे क्या हो गया कि भाई अगर मान लो मैं सिंपल इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं तो उसको एज इट इज लिख दूं, लेकिन अगर मैं कोई ऑक्टल वैल्यू यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं तो भाई मुझे करना क्या है, मुझे पहले लिखना है 0, फिर O, और फिर वो ऑक्टल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसको एक बार फटाफट नोट कर लें ताकि मैं जो तीसरा नंबर सिस्टम जो है, जो हमारा बेसिकली डेसिमल वाला है, उसको भी मैं समझा सकूं, ठीक है। डेसिमल मैंने बता दिया आपको, ऑक्टल बता दिया, अब तीसरा एक हेक्सा डेसिमल रह गया, वो भी बताना है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है जी। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नाउ अब जरा आगे बढ़ते हैं हम यहां पे, ठीक। अभी हम लोगों ने बेसिकली अपना डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम तो देख लिया। अब जो तीसरा नंबर सिस्टम है हमारे पास यहां पे, जरा उसको समझ लेते हैं एक बार। तो सी पार्ट तीसरा जो दे रखा हमारे पास वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर देखिए क्या होता है, इसमें पहले 0 to 9 तो होता ही है, लेकिन बेसिकली 10 ये मेनली जाता है अपना 15 तक जाता है। तो 0 to 9 तक के लिए तो सिंपल 0 to 9 ले सकते हैं, लेकिन 10 के लिए हम लोग यहां पे A लेते हैं, ठीक है। ऐसे 11 के लिए B, C, D, E और F। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रहता है। इसमें 0 to 9 हो गया, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए हमारा
15 होता है यहां पे, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मान लो मैं कोई डेटा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू वही 35 ही लिखता हूं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं ऐसे सीधा सीधा 35 लिखूंगा तो सिस्टम उसको क्या मान लेगा, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंडर मान लेगा। पर मुझे तो किस में करवाना है, हेक्साडेसिमल में करवाना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसको। तो मैं इसको अगर हेक्साडेसिमल में लेके जाना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू 0x और उसके बाद जो नंबर देना दे दो। तो अब जब मैंने इस तरह से लिखा होगा तो सिस्टम इसको क्या मानेगा, इसको मानेगा लिटरल, ठीक है। और कौन सा लिटरल, इंटीजर लिटरल। और इंटीजर लिटरल में भी कौन सी सब टाइप रहेगी यहां पे, दैट इज हेक्साडेसिमल। क्लियर है बात यहां पे। तो भैया न्यूमेरिक डेटा के अंदर हमने पहला टाइप पढ़ लिया जिसका नाम क्या है, इंटीजर्स। और इंटीजर के अंदर हम लोगों ने जो है पहला हमने देखा था कौन सा, दैट इज इंटीजर के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम वाला। फिर डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद हमने देखा अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के बाद हमने देखा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो एक तरह से शॉर्ट में यह समझ लो कि भाई इसके अंदर तुम्हें क्या क्या ऑप्शन मिले हैं। देखो यहां पे इंटीजर्स के अंदर आपको पहला कैटेगरी मिल गई, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे वो 0 to 9 होगी, ठीक। अब मैं a इज इक्वल टू मान लो मैंने लिखा 28, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के तौर पे ट्रीट होगा। अगर दूसरा, अगर सपोज मान लो मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना चाहता हूं, ठीक है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में अंदर हमारा 0 to 9 तक नहीं बल्कि 0 to 7 तक चलता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारा कहां तक चलता है, 0 से लेकर 7 तक चलता है। तो मैं एक बार उसको ठीक से लिख देता हूं, 0 से लेकर 7। तो लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब भी कोई वैल्यू आप स्टोर करोगे तो पहले क्या लगाओगे, 0 फिर O और फिर जो भी ऑक्टल नंबर आपने डालना डाल दीजिए। जैसे मान लो मैंने डाल दिया 26, तो ये ऑक्टल नंबर ट्रीट करेगा इसको, क्योंकि स्टार्टिंग किससे कर रखी मैंने, 0 और O से। और तीसरा जो है हमारे पास इसके बाद जो थर्ड आता है जो हमने अभी पढ़ा, दैट इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसमें 0 to 9 तक चलते हैं डिजिट्स और उसके बाद 10, 11, 15 तक जाता है, और बाकी के लिए A, B, C, D, E और F तक चलता है ये, ठीक है जी। तो अगर इसमें मुझे कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 0 फिर X, और अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया AD, तो ये भी चल सकता है, AD भी है ना, A और D भी अलाउड है ना। A 10 को रिप्रेजेंट करता है, 11, 12, 13, 14, और ये बेसिकली 13 को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि इस तरह का डेटा भी मैं स्टोर कर सकता हूं। तो यार ये भी लिटरल है, ये भी लिटरल है, ये वैल्यू भी लिटरल कहलाएगी और ये वैल्यू भी लिटरल कहलाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये इंटीजर्स में ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या है इन तीनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है भाई, बात इतनी। नाउ अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, अब ये हमने न्यूमेरिक डेटा के अंदर पहला कैटेगरी तो पढ़ ली, दैट इज इंटीजर्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है इसको आप नोट कर लेना एक बार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी को देखते हैं यहां पे कौन सी आती है हमारे पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो हमने अभी न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर पढ़ लिया, अब इंटीजर के बाद नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो यार ये विद डेसिमल वाला डेटा है, ठीक है, ये विद डेसिमल वाला डेटा है। इसमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, इसके अंदर आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, दोनों तरह की वैल्यूज आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। नाउ अब हमने ये देख लिया कि भाई ठीक है इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई। अब सिंपल सी देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 63.54, तो ये भैया ये जो 63.54 है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा लिटरल, ठीक। और लिटरल में भी कौन सा लिटरल, यार फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा हमारा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल।
अच्छा, न्यूमेरिक के अंडर ही हमारे पास एक और तीसरी कैटेगरी भी आती है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो अब यहां पे पाइथन के अंदर क्या मजेदार बात है कि भाई आपको डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले नंबर तो अलाउड है ही हैं, साथ ही साथ एक स्पेशल वेराइटी दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलाउड है। तो अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जैसे a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखा जाता है। ये a को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं और b को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब देखो क्या होता था, पाइथन से पहले जो लैंग्वेजेस थी उनमें क्या होता था, अगर मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड होते थे ना, तो उसके लिए मुझे बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। ठीक है, बड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। पर पाइथन में ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पाइथन ने मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर एक टाइप ही प्रोवाइड कर दिया अलग से कि भैया अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना है तो आप ये यूज करो। अच्छा, अब यहां पे जब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना होता तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे a इज इक्वल टू 3 प्लस 5। अब यहां पे ध्यान से, जैसे हम मैथ्स में जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो i लिखते हैं ना, एयोटा, लेकिन जब हम पाइथन में कर रहे हैं तो बस i की जगह हम लिखेंगे यहां पे j। ठीक है, पाइथन में i की जगह हमें आयोटा की जगह j लिखना होगा यहां पे। ठीक, तो ये देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। और जैसे मान लो मैंने b इज इक्वल टू लिख दिया 2 प्लस 4j, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, जैसे मैंने बोला ना, तुम अगर सपोज मान लो मैं अगर आपको कहूं कि भैया इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, आप भाई रियल पार्ट को रियल से ऐड करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करोगे। ठीक है, ये करोगे ना, लेकिन पाइथन में क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ये सपोर्ट कर रहा है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये वो सारे ऑपरेशंस भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर आपने कभी लिख दिया a प्लस बी, ठीक है, जैसे a के अंदर ये है, b के अंदर ये है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सारी कैलकुलेशन कर लेगा और आपको आंसर देगा 5 प्लस 9j। यानी कि इसने ऑटोमेटिकली अपने आप ही रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड किया और आपको आंसर दे दिया। और देखो कल को आप वैसे अगर जनरल a मल्टीप्लाई बाय b करते हो, ठीक है, a मल्टीप्लाई बाय b करते हो, तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम तो भैया प्रॉपर ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 3 प्लस 5j है सपोज ये, और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4j। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर निकलेगा ना। तो जैसे यहां पे 3 2 6, 3 4 12j प्लस 5 2 10j और 5 4 20j स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि j स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 6 माइनस 20 प्लस ये हो गया हमारा 22j। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -14 प्लस 22j। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, जब आप a मल्टीप्लाई बाय b लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली सारी एडजस्टमेंट कर लेगा, अपने आप ये सारी कैलकुलेशन इंटरनली परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसे पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे प्रोसीड करना होता है, और आपको स्ट्रेट अवे सीधा आंसर दे देगा 14 प्लस 22j। ठीक है जी, तो देखो यहां पे ये बेनिफिट है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये एक तरह से 3 प्लस 5j ये जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा लिटरल कहलाएगा। ठीक है, और कौन सा लिटरल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिटरल। ठीक है जी, समझ में आई बात यहां पे। तो यहां पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि डेसिमल वाले भी अलाउड हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलाउड है हमारे पास। ठीक है, जो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए ठीक से। नाउ तो हमने अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप तो देख लिया। अब न्यूमेरिक डेटा टाइप के बाद जो अगला डेटा टाइप था हमारा वो नॉन न्यूमेरिक वाला था, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं क्या है भाई उसमें। तो चलिए अब बी पार्ट दैट इज नॉन न्यूमेरिक। देखो नॉन न्यूमेरिक के अंडर हमारे पास आता है बूलियन। अब इस बूलियन में क्या है, यहां बूलियन में आपको दो टाइप की वैल्यूज ही सपोर्टेड है। कौन कौन सी हैं भैया, या इसमें आप ट्रू यूज कर सकते हैं और फॉल्स, बस
यानी कि अगर आप कोई बुलियन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो दो ही हमारे पास, ट्रू या फॉल्स। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू ट्रू या b इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, एक चीज याद रखने का ट्रू और फॉल्स लिखते वक्त कि भैया ट्रू का t कैपिटल होगा और फॉल्स का f कैपिटल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है ये क्या है इस वक्त हमारे, ये दोनों को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं एज ए लिटरल। और कौन से लिटरल, ये हो गए हमारे बुलियन लिटरल। ठीक है, तो जब हमें कभी कोई आंसर यस नो या इसमें स्टोर कराना होता है तो हम उसके लिए बुलियन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसमें ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यूज यूज होती हैं। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिक में देख लिया, न्यूमेरिक में हमारे पास इंटीजर था, फ्लोटिंग पॉइंट था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास बुलियन था। अब इसके बाद एक और टाइप है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं नन। ठीक है, अब इस नन का मतलब क्या है, नन का मतलब है नथिंग। ठीक, अब मान लो मैं यहां पे देखो, जब भी कोई वेरिएबल बनाना होता है तो उसकी कंडीशन है कि आप वेरिएबल को ऐसे नहीं बना सकते, आपको वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे अगर कोई इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो मैं उसको ऐसे नहीं बना सकता, अगर नहीं भी डालना तो मुझे जीरो तो लगाना ही पड़ेगा उसके अंदर। अभी अगर उसके अंदर कोई वैल्यू मैं नहीं डालना चाहता तो मुझे जीरो लगा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वैल्यू दिए यहां पे वेरिएबल नहीं बन सकता। अच्छा, अब मुझे चाहिए कि यार अभी एक वेरिएबल तो बना के रखना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी इसको किसी डेटा टाइप के साथ साइन नहीं करना चाहता, मतलब कोई वैल्यू नहीं डालना चाहता। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप ऐसे लिख दो a इज इक्वल टू नन। तो ये नन वैल्यू लेने का मतलब वो अभी इसके साथ कोई भी टाइप की वैल्यू एसोसिएटेड नहीं है। तो ये नन भी क्या है, एक तरह का लिटरल है। और कैसा लिटरल है, इसको हम कहेंगे नन लिटरल। ठीक है, तो हमने न्यूमेरिक कैटेगरी देख ली, नॉन न्यूमेरिक कैटेगरी देख ली, तीसरी कैटेगरी हमारे पास नन थी वो भी हमने देख ली। अच्छा, अब इसके बाद डीप नेक्स्ट आता हमारे पास जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के अंदर जो हमारी पहली कैटेगरी आती है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा वैसे हम स्ट्रिंग को आके थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे ढंग से कि क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर, बट अभी जस्ट हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं तो जस्ट एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। देखो क्या होता है स्ट्रिंग में, क्या है कि जब भी कोई डेटा आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली क्या मान के चलता है, स्ट्रिंग मान के चलता है। अभी जैसे मान लो मैं आपको लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया LAAKSH, लक्ष्य। तो ये जो डेटा डबल कोट्स में लिखा हुआ है ना, तो जस्ट बिकॉज ये डेटा डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो सिस्टम इसको क्या मानेगा, इस डेटा को लिटरल मानेगा। लेकिन कौन से टाइप का लिटरल मानेगा, ये इसको मानेगा स्ट्रिंग टाइप का लिटरल। अच्छा, अगर मान लो कल को मैंने लिखा a इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में लिख दिया लक्ष्य 007, मान लो ऐसे लिख दिया सिंगल कोट्स में। अब देखो मैंने बताया कि डबल कोट्स में लिखोगे या सिंगल कोट्स के अंदर लिखोगे, तो सिस्टम अगर कोई डेटा उसको सिंगल कोट्स के अंदर दिख रहा है या डबल कोट्स के अंदर दिख रहा है, अब जरूरी नहीं उसके अंदर कैरेक्टर डेटा होना चाहिए, कुछ भी हो, कुछ भी डेटा लिखा हो, अगर वो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर है तो भैया उसको सिस्टम क्या मानेगा, लिटरल मानेगा। लेकिन किस टाइप का लिटरल मानेगा, उसको मानेगा स्ट्रिंग लिटरल। अच्छा, अब सपोज मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, मान लो मैं नंबर लिख देता 92114209 9211 420। लेकिन अब देखो मैंने ये डेटा इंटीजर डेटा, लेकिन मैंने लिखा किसके अंदर है, डबल कोट्स के अंदर। तो अब जस्ट बिकॉज ये डेटा किस में लिखा गया है, डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, तो सिस्टम इसको क्या मानेगा, लिटरल मानेगा। लेकिन किस टाइप का लिटरल मानेगा, स्ट्रिंग टाइप का लिटरल मानेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि कोई भी डेटा चाहे जो मर्जी लिखा हो, ठीक है, अगर मान लो मैंने ऐसे भी लिख दिया @#9526 AB, कुछ भी लिख दो, बस अगर वो डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। अच्छा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा होशियार बन के ऐसे मत लिख देना कभी। a इज इक्वल टू पहले यहां पे डबल कोट्स लिखा, फिर मान लो लक्ष्य लिखा और फिर यहां सिंगल कोट्स लगा दिया। तो भैया ऐसा नहीं किया, ऐसे पहले डबल कोट लगा दिया फिर सिंगल कोट लगा दिया, नहीं भाई ये नहीं अलाउड। और दूसरा, कई बार कुछ बच्चे ज्यादा महान काम करते हैं, वो क्या करते हैं, डबल कोट्स लगाने, डबल कोट्स वाला बटन नहीं दबाएंगे, वो क्या करेंगे, 2 सिंगल कोट लगा देंगे
और फिर लिख देंगे लक्ष्य और फिर लास्ट में भी 2 सिंगल कोट दबा देंगे। नहीं भाई, ये भी अलाउड नहीं है। जब आपको कीबोर्ड में डबल कोट्स का सिंबल दे रखा होता है तो वही लगाना है ना। ऐसा नहीं कि डबल कोट्स बनाने के लिए आपने 2 सिंगल कोट लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस के अंदर आपको ये स्ट्रिंग, पहला जो टाइप है दैट इज स्ट्रिंग, वो समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है जी। अब सीक्वेंस के अंदर हमें और क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, जरा उनको देखते हैं हम लोग यहां पे। तो फिलहाल अभी जैसे ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, डी में सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग नोट कर लीजिए अपना आराम से ना। इसके बाद में फिर आपको जो नेक्स्ट है सीक्वेंस के अंदर जो और हमारे टाइप्स आते हैं, मैं फिर उनके बारे में बात करता हूं आपसे। ठीक है, इसको नोट कर लें आप फटाफट। नाउ आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं आगे करवाता हूं इसमें। ठीक है, आपने वीडियो होल्ड करके नोट कर लिया इसको। अब नाउ नेक्स्ट करते हैं हम यहां पे। अब सीक्वेंस के अंदर हमारे पास और कौन कौन से टाइप दे रखे हैं। देखो सीक्वेंस के अंदर सेकंड दे रखा है हम लोगों को यहां पे, दैट इज लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अब एक तरह से सिंपल समझ लो कि ये लिस्ट है टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मुझे 3 बच्चों की परसेंटेज स्टोर करनी है, तो अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरे पास तरीका क्या होगा 3 बच्चों की परसेंटेज स्टोर करने का। मैं लिख दूंगा जी a इज इक्वल टू 70, b इज इक्वल टू 80, c इज इक्वल टू 65, ऐसे करूंगा ना। यानी 3 डिफरेंट वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब a इज इक्वल टू 70 लिखेंगे तो क्या होगा, मेमोरी में एक जगह बनेगी, वहां 70 स्टोर होगा और उसका नाम a होगा। b इज इक्वल टू 80 लिखने पर एक जगह बनेगी, 80 वहां पे स्टोर होगा और उस जगह का b नाम से रेफर करेंगे हम लोग। c इज इक्वल टू 65 में वही जगह बनेगी, 65 वहां पे स्टोर होगा और हम उसको c नाम से रेफर करेंगे। ठीक है, यानी 3 अलग अलग जगहें बनी ना। अब तीनों चीजें क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो अब अगर मैं एक ही चीज से रिलेटेड डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर रहा हूं तो मैं उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय उसको एक साथ भी स्टोर कर सकता हूं। किसकी मदद से, लिस्ट की मदद से। अब देखो अगर मान लो मैं इसको ऐसे करता है, l इज इक्वल टू, लिस्ट बनाते हो तो आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, देन 70, 80 एंड 65। तो इस तरह से आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर देंगे। जब हम ये लिखेंगे तो होगा क्या, इसको लिखते ही क्या होगा, मेमोरी में एक जगह बन जाएगी जहां पे 70, 80 और 65 होगा और इस पूरी जगह को हम किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। सॉरी, हमने यहां पे नाम तो एल लिया हुआ है ना, तो जरा इसको हटा देता हूं। हां, तो इस पूरी जगह को हम किस नाम से रेफर करेंगे, एल नाम से रेफर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये समझ में आ गया कि यार जब मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना चाहिए, लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लिस्ट के बाद हमारे पास एक और टाइप, जो तीसरा टाइप इसमें रह गया, दैट इज कॉल्ड एज टपल, जिसको मैंने बोला टपल, ट्यूपल आप कह सकते हैं। अच्छा, ये भी किस लिए इस्तेमाल होता है, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो जैसे अब सपोज मान लो मैंने ये लिस्ट में एल के अंदर डलवाया, ऐसे में यहां पे कोई और वेरिएबल जैसे मान लो मैंने टी ले लेता हूं, उसमें भी ऐसे राउंड वाले ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, 70, 80 और 65 और ये ऐसे। ठीक है, इसमें भी यही सेम टू सेम काम होगा जैसे इसमें हो रहा है कि भाई मेमोरी में एक जगह बन गई, उस जगह के अंदर 70, 80 और 65 स्टोर हो गया और इस पूरी जगह को हमने क्या नाम दे दिया, इस जगह को हम टी नाम से रेफर करेंगे। अच्छा, अब मेरे दिमाग में बात आई कि यार भाई लिस्ट भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है, टपल भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो भाई साहब एक ही काम के लिए दो दो क्यों दे रखे हैं। अच्छा, अब देखो इसका जवाब यह है कि भैया लिस्ट जो होती है वो होती है म्यूटेबल। ठीक है, और जो हमारी टपल होता है, टपल होता है हमारा इम्यूटेबल। ठीक जी, तो अब ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो लिस्ट में 70, 80, 65 पड़ा हुआ है।
अगर मैं काम कर रहा हूं किसमें, लिस्ट में, और मैं इस 65 को चेंज करके मान लो 95 करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं 65 हटाऊं और इस 65 की जगह क्या डाल दूं, 95 डाल दूं। यानी कि मैं लिस्ट के अंदर की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं यही काम टपल में करने की सोचूं कि भैया 65 की जगह हटा के 95 ले आऊं, तो ये 95 लाना यहां पे पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लिस्ट में आप जो वैल्यूज होती है उनको चेंज कर सकते हो, और टपल में जो वैल्यूज डलती हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। दैट्स वाई मैं टपल को क्या कहता हूं, इम्यूटेबल, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, और लिस्ट को मैं क्या कहता हूं, म्यूटेबल, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। क्लियर बात इतनी? बाकी अभी परेशान होने की बात नहीं है। जब हम फंक्शंस करेंगे, फंक्शन में लिस्ट और टपल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं इनको और थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी सिंपल सा हमने समझ लिया कि भाई लिस्ट मींस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, सेम टपल भी टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, लेकिन फर्क क्या है, लिस्ट म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होता है। ठीक है जी। तो यहां हमने सीक्वेंस कैटेगरी के अंदर भी जो 3 ऑप्शन थे, जो कि हमारे क्या थे, एक स्ट्रिंग था, लिस्ट था, टपल था, तीनों ऑप्शंस को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, तो हमने अब यहां पे लिटरल देख रहे थे, तो यहां पे इसको हम कह सकते हैं कि भैया ये भी लिटरल है, और ये किस टाइप का लिटरल है, ये है लिस्ट टाइप का लिटरल। ठीक उसी प्रकार से ये जो लिखा हुआ डेटा, इसको भी मैं क्या कह सकता हूं, भैया ये भी लिटरल है, लेकिन कौन से टाइप का लिटरल है, ये टपल टाइप का लिटरल है। ठीक है जी। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देन उसके बाद जो एक नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है, ठीक है, जो कि डिक्शनरी है, मैपिंग के अंदर डिक्शनरी आती है कैटेगरी, तो इसको हम जो अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं हम लोग यहां पे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारी जो डेटा टाइप में जो लास्ट कैटेगरी रह गई है, दैट इज मैपिंग, और मैपिंग के अंदर जो डिक्शनरी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक आप ये अपना जितना भी है सब अच्छी तरह से नोट करके रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक, सो दैट नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम टॉपिक आगे करें तो आप अपने आप को कनेक्टेड फील करें उसके साथ। ठीक है, और देखो मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, सिंपल सी बात है, आपको जब भी कोई लेक्चर अटेंड करने आओगे तो आपने पहले जो इससे पहले वाला जो भी काम है वो आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रॉपर वे में इसको रिवाइज करते रहोगे डेली, मैं कहता हूं यार आप हाफ एन आवर का भी टाइम अगर कंप्यूटर साइंस को दे दो ना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है तुम्हारे पर प्रेशर बहुत होता है, मैथ्स का प्रेशर है, फिजिक्स का प्रेशर है, केमिस्ट्री का प्रेशर है। अब इतने सारे प्रेशर में कंप्यूटर साइंस को तो बेचारा इग्नोर ही कर देता बंदा। बट एक चीज ध्यान देना यार, आगे जाके आपने जो भी लाइन पकड़ोगे हर जगह पे आपको कंप्यूटर साइंस ही यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो इसको निग्लेक्ट मत करना। अगर आपने अभी से पाइथन को स्ट्रांग तरीके से कर लिया, तो जब आप कॉलेज में जाके बीटेक कंप्यूटर साइंस करेंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प होगी इसकी। ठीक है, आप विश्वास कीजिए, अगर आपने एक बार ये पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ लिया यार, अच्छी तरह से, तो उसके बाद आप जब कॉलेज लेवल में जाएंगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं होप करता हूं, आशा करता हूं कि भैया आप लोग ये पूरा जितना भी अभी तक मैंने कराया है इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जब पढ़ें तो आपके पास पूरा मटेरियल सारा आपको रिवाइज हो, सो दैट आगे का टॉपिक आप उससे आराम से कनेक्ट कर सकें। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।